देखिए, फोर्थ पेपर का सिलेबस, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, राइटिंग स्किल्स ठीक हो तो आप बड़े आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अपनी क्लास के किसी बच्चे के नंबर 120 से नीचे नहीं आते हैं। यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ। आउट ऑफ 200 120 मार्क्स ये मिनिमम देखे हैं मैंने अपने बच्चों के। अभी पिछले साल से एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ है। अब इन्होंने लिखा है पहला टॉपिक इंडियन षड्दर्शन, फिलोसफर्स, ऑब्लिक थिंकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स। ठीक है, और इसमें इन्होंने दिया है इंडियन षड्दर्शन, फिर तुरंत वेस्टर्न फिलोसफर्स पर आ गई है जिसमें सॉक्रेट्स, प्लेटो और अरस्तु हैं। फिर महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, संत रविदास, आरएनटी, राजा राम मोहन रॉय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये इतने तो थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारे लिए कहानी ये कि जो थिंकर्स हैं उनका हम एथिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे। फैक्ट तो हमको देखने ही पड़ेंगे क्योंकि एमपीपीएससी है, इसमें फैक्ट तो पूछ लेंगे, ये कब पैदा हुए, इनका मूल विचार क्या है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगले टॉपिक के बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी की बात कर लें। देखो, अब जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी को हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। व्हाट इज फिलॉसफी? ठीक है, क्योंकि जो शब्द है वो बना है फिल प्लस सोफेयर से। यदि इंग्लिश में हम बात करें, किससे बना है? फिल प्लस सोफेयर, PHIL, फिल, और प्लस सोफेयर, SOPHERE, सोफेयर। फिल का मतलब होता है लगाव, लव, प्रेम, और सोफेयर का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति लगाव ही दर्शन है। जब ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक आप पहुंचते हैं तब उसको हम दर्शन कहते हैं। इसीलिए आप देखो, पीएचडी फिजिक्स में भी होती है, पीएचडी हिस्ट्री में भी होती है। उसको कोई और नाम तो नहीं दिया उन्होंने, तो उसको डॉक्टरेट इन फिलॉसफी बोलते हैं। पीएचडी जूलॉजी बॉटनी में भी होती है, पीएचडी मेडिकल साइंस में भी होती है। होगी कि नहीं होगी? तो हर एक चीज जब अपने एकदम जेनिथ पे पहुंच जाए नॉलेज के मामले में, तब उसको हम लोग फिलॉसफी बोलते हैं। ये बात तो हम कहते हैं। दूसरी बात, जो हमारा भारतीय शब्द है वो है दर्शन। लिखते चलना, पॉइंट्स में देता चल रहा हूं। दर्शन, जो दर्शन शब्द है वो दृश्य धातु से बना है। इट्स ए टर्म, एटिमोलॉजी कम्स फ्रॉम दृश्य। ठीक है, ये दृश्य वही है जिससे आपको दिखाई पड़ता है। जैसे दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यंति, पढ़ा है आपने। दृश्य मतलब, और दृश्य का मतलब तो आपको पता ही है, वॉट एवर यू विजुअलाइज इज दृश्य। जो आपको दिख रहा है वो दृश्य है। ठीक है, कहते हैं ना बड़ा सुंदर दृश्य है, पहाड़ों पर गए तो, नदियों के किनारे हैं, सवेरे सवेरे चिड़िया चहचहा रही हैं, सूरज उग रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये दृश्य से बना है कि मतलब व्हाट कैन यू सी, तो ये दृश्य धातु से बना है। ठीक है, और इसीलिए व्हेन वी सी द फिजिक्स, द एलिमेंट, और उसको देखने को हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं, तो वो हमारा तरीका है इंडियन फिलोसोफर्स का, हाउ टू सी द एलिमेंट्स, कि हम तत्वों को किस तरह से देखें। इसको हम दर्शन में कई बार आप पढ़ते होंगे, मेटाफिजिक्स पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं तत्व ज्ञान। तो मेटाफिजिक्स कहां से बन रहा है? तत्व ज्ञान है, तो ज्ञान उसके बारे में। अब आप ऐसे सोचो कि हम लोग सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई होने वाले लोग नहीं हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल हो रहा हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हमने कहा यही दर्शन है, नहीं है।
हम स्पिरिचुअल एनालिसिस भी करते हैं, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन सी थ्रू आर स्पिरिचुअल आइज। हम अपने आध्यात्मिक नेत्रों से भी कुछ चीजें देखते हैं, समझते हैं, उसको भी हम जोड़ते हैं, ये हमारा दर्शन है। जबकि जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उनका देखने का नजरिया वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल है, स्पिरिचुअल की बात नहीं करते वो। और इसीलिए जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, उसमें धर्म जुड़ता है, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी में धर्म अलग रहता है। ये भी एक कारण है। तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, एक तो सेंसुअस होता है, जो हमारे सेंसस से दिख रहा है, दिख रहा है ना, जीभ से स्वाद आता है, आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई पड़ता है, ठीक है। जो हमारे टच पैड्स हैं, स्पर्शेंद्रियां हैं, उससे हमको महसूस होता है, टच होता है, ठीक है। नाक से हम सूंघते हैं। तो ये 5 तो हम बताते ही हैं। देखना, सुनना है कि नहीं है, छूना, सुनते हैं कि नहीं सुनते हम लोग। तो ये 5 हैं हमारे पास। तो ये 5 इंद्रियां हैं। और इसी तरह से हम रस लेते हैं, टेस्ट, स्वाद, जिह्वा। तो ये हमारे चीजें, इसलिए जबकि हमारे यहाँ एक सेंसुअस भी है और एक नॉन सेंसुअस भी है। एक इंद्रिय से होता है, एक इंद्रिय के बिना भी होता है, ठीक है, जिसको हम अनैंद्रिय बोल सकते हैं, ऐन्द्रिक और अनैंद्रिक, ठीक है। जो हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वही हमारा अनैंद्रिय है। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है हमारा वही नॉन सेंसुअस है, ठीक है। अब वाई फिलॉसफी, फिलॉसफी क्यों? आप जरा गौर करो, हमारे यहां पर या पूरे विश्व में हर जगह जब से ह्यूमन बीइंग बना है तब से उसको परेशानियां हुई हैं। और बाकियों में बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, मानव में बुद्धि विकसित है। और जब मानवों में बुद्धि विकसित है तो उन जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हमने कुछ सोचना शुरू किया। और उसी व्यावहारिक विचारधारा का जब अंतिम परिणति बनने लगती है तो हमारे दर्शन का निर्माण होने लगता है। तो समस्याएं हमारे पास हैं और उन समस्याओं के हल के लिए जो हमारा विचार है वो विचार ही अंत में दर्शन में परिणत होता है। तो दर्शन क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन काइंड, ठीक है, ठीक है। और यदि देखा जाए कि दुख का अंत कब होता है? व्हेन यू अटेन मोक्ष। और व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष इज एब्सेंस ऑफ सॉरोज एंड पेन्स। मोक्ष क्या है? जब दुख और दर्द शमित हो जाए तो वही मोक्ष है। तो भारतीय दर्शन उसी दुख और दर्द को शमित करने का एक उपकरण है जो इस विचार से निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो फिलोसॉफिकल अंदाज है, जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे न्याय, हम पढ़ेंगे सांख्य, हम पढ़ेंगे वैशेषिक, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हम पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे, हम उत्तर मीमांसा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो इन सब चीजों को पढ़ते समय आप एक एक चीज जोड़ते चलिएगा, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं इससे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका कंटेंट बताएं और उसका डोमेन बताएं, एकदम फिजिक्स की तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट हम रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि बहुत सरल ढंग से हम आपको चीजें बता देंगे और आपको वही लिखना। पिछले साल के पेपर में जब आप लोगों ने देखा होगा, हमने जब पढ़ाया था पिछले साल आप लोगों को, तो जो हमने पढ़ाया था बहुत डिटेल पढ़ा दिया था, खूब, मतलब सांख्य में 2-3 दिन, न्याय में 2-3 दिन, सब में हमने अलग अलग दिन में पढ़ाया है उसको। और पेपर वैसे ही आया जैसा हम सोच रहे थे। उन्होंने सांख्य किसने दिया, ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि जब सिलेबस पहली पहली बार आता है तो जो ऊपर का टॉपिक होता है वही पूछा जाता है, और जैसे जैसे सिलेबस पुराना होता जाएगा वो उतना ही क्वेश्चन का जो ट्रेंड होगा वो माइक्रोस्कोपिक होता जाएगा। तो हमको थोड़ा सा पढ़ना तो ज़्यादा पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो इंडियन फिलॉसफी है, इट इज़ प्रैग्मेटिक,
पॉइंट्स लिखते चलिएगा। व्यावहारिक है, मतलब क्यों व्यावहारिक है? कारण इसलिए बिकॉज इट इज फॉर द इरेडिकेशन ऑफ सॉरोज एंड पेन्स, क्योंकि इसका उद्देश्य दुख और दर्द को शमित करना है, समाप्त करना है। ठीक है, इट इज टू अटेन द हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, ये जीवन के चरम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना मैक्स मुलर, ये बात मैक्स मुलर ने कही है। ठीक है, देन इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंटल व्यू है। पहला प्रैग्मेटिक व्यू, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल व्यू। इंस्ट्रूमेंटल व्यू क्या कहता है? इट हेल्प्स इन अटेनिंग मोक्ष, यह मोक्ष प्राप्त करने में सहायक है। एंड देयरफॉर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ मीन्स। ठीक है, अब देखो जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, इसमें इसको मीन्स मानते हैं इंडियन फिलॉसफी में, और इसको एंड मानते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में, कि अपने आप में अंतिम सत्य है। ठीक है, मीन्स एंड एंड। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी साइंटिफिक है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है। हमारा जो व्यू है वो रिलीजियस ऑब्लिक स्पिरिचुअल है। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है। भारतीय स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है। देखो वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहते हैं? सिद्धांत दे दिया, हम कहते हैं यार हमको महसूस तो नहीं हो रहा है ये सिद्धांत, जब तक हमको फील नहीं होगा तब तक हम महसूस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा साहब ये ऐसा होता है, हम कैसे मान लें ऐसा होता है? तो हम फील करना चाहते हैं अपने दर्शन को। ठीक है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी वो एनालिटिकल है, जैसे मेटाफिजिक्स पढ़ता है, एथिक्स पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं, थियोलॉजी पढ़ते हैं, एस्थेटिक्स पढ़ते हैं। जबकि इंडियन में हम एविडेंस बेस्ड स्टडीज करते हैं, लॉजिक्स देखते हैं, थियोलॉजी देखते हैं, एथिक्स देखते हैं, और इन सबको मिक्स करते हैं, हम सबको मिला करके पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं है। तो उनका एनालिटिकल है, हमारा सिंथेटिक आउटलुक है। कैसा है? एनालिटिकल। वो सबको अलग अलग देख रहे हैं, हम सबको मिला करके देख रहे हैं। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी टॉक्स अबाउट दिस वर्ल्ड, इंडियन फिलॉसफी टॉक्स अबाउट दिस वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड। इहलोक और परलोक दोनों हम देखते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है? दिस इज द ओनली वर्ल्ड, नो अदर वर्ल्ड। हम कहते कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास ये लोग भी, अगला लोग भी है ना। हम स्वर्ग नरक में भी पहुंच जाते हैं, पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं? तो वो भी चीजें हमारे पास। तो आप जरा सोचिएगा कि हमारा यही थॉट प्रोसेस है, और इसीलिए जब हम इंडियन फिलॉसफी को बांटते हैं तो जो हमको पढ़ना है वो एक तो वैदिक पीरियड पढ़ना है, नंबर 1, नंबर 2 एपिक पीरियड पढ़ना है, वैदिक, महाकाव्य, और तीसरा सूत्र पीरियड पढ़ना है, सूत्र पीरियड, सूत्र काल। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम लोग जिस बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले यदि हम दर्शन की बात करें तो हमारा दार्शनिक विचार की शुरुआत हमारे वेदों से होती है। किससे हो रही है? वेदों से। देखो हम उस षड दर्शन से आने के पहले आपको बेसिक तो दे दें कि कभी कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो, और ये कहाँ लिख सकते हो तुम? कभी कोई दार्शनिक निबंध आ जाए तो उसमें इस्तेमाल कर लेना इसको। ठीक है, तो आप सोचो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सब हमने पढ़ डाले, और इसमें हमने दर्शन को ढूंढने की कोशिश की कि उन्होंने किस दर्शन को दिया। उन्होंने तो दिया होगा, अब हमको समझना पड़ता है उस दर्शन को। ठीक है, हमने अग्नि, सूर्य, उषा, मरुत, कितने देवताओं की कल्पना कर ली जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर है। ठीक है, उपनिषदों में
हमने मेटाफिजिक्स देखा, हमने साइंटिफिक देखा, और उपनिषदों के बारे में हम कहते हैं इफ वी स्टडी इट विल बी फ्री फ्रॉम द चेन ऑफ लाइफ एंड डेथ। हम जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा है महाकाव्य काल, ये जिसको हम बोलते हैं एपिक पीरियड, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन, ये सब यही पीरियड है। फिर तीसरा है सूत्र काल। ठीक है। अब देखो, यानी कि हम थर्ड लेवल तक पहुंच गए। अब प्राइमरी वैदिक, सेकेंडरी एपिक और टर्सरी सूत्र। ठीक है। यही टर्सरी पीरियड हमारा षड दर्शन है। ठीक है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, पूर्व उत्तर। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसी पीरियड को हम अपना कहते हैं दर्शन का काल, दर्शन पीरियड। अब ये भी ध्यान रखिए कि हमारे दो तरह के दर्शन हैं, एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। एक थीस्ट, एक अथीस्ट। थीस्ट मतलब जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, अथीस्ट मतलब जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं जो वेदों पर विश्वास करता है वो थीस्ट है, जो वेदों पर विश्वास नहीं करता वो अथीस्ट है। जो वेदों को प्रमाण मानता वो थीस्ट है, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता वो अथीस्ट है। जो तुम्हें लिखना हो तुम लिख सकते हो, 3-4 पॉइंट कैसे भी तुमको लिख लेने चाहिए फटाफट। वैशाली तुम लिख लो ये सारे पॉइंट्स, हम 3-3 पार्ट बोल रहे हैं ना, तो तीनों लिख लो। किसको यूज करेंगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी वहां पर। एग्जाम में किसी एक थॉट प्रोसेस पे चलेंगे अब। ठीक है। जो अथीस्ट है उसमें हम जैन, बौद्ध, चारवाक मौलिक रूप से हैं। तो जो नास्तिक हैं वो वेदों की निंदा करते हैं। नास्तिको वेद निंदकः, नास्तिको वेद निंदकः। ये भी तुम लिख लो, कभी नास्तिक और आस्तिक का अंतर पूछ लिया जाए तो 2 लाइन में आप हिंदी में संस्कृत में लिख दो, नास्तिको वेद निंदकः, एथिस्ट इज हु डिफाइज एंड क्रिटिसाइजेज वेद। ठीक है। अब इसको हम ईश्वर पर आस्था और ईश्वर पर ना आस्था के रूप में भी देख लेते हैं। ठीक है। तो थीस्ट, अथीस्ट, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो हैं जो वेदों पर विश्वास रखते हैं, हेटेरोडॉक्स वो हैं जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको याद होगा जब हमने आपको बुद्ध और जैन पढ़ाया तो हमने कहा था हेटेरोडॉक्ट सेक्ट्स। याद आ गया? बात की थी ना मैंने, तो वही चीज है। ठीक है। अब देखो, जब हम अपने षड दर्शनों की बात करते हैं तो सांख्य और मीमांसा, इनको हम हेटेरोडॉक्स में रखते हैं या इनको हम अथीस्ट में रखते हैं, बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन गॉड बट दे आर कंसिडर्ड एज थीस्ट और ऑर्थोडॉक्स बिकॉज दे बिलीव इन वेद। तो अब देखो दो चीजें हो गई, ऑर्थोडॉक्स और थीस्ट। ऑर्थोडॉक्स वो हैं जो वेद में विश्वास करते हैं और थीस्ट वो हैं जो गॉड में करते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा सांख्य और मीमांसा है वो ऑर्थोडॉक्स तो है लेकिन थीस्ट नहीं है। 2 मार्कर क्वेश्चन कि सांख्य ऑर्थोडॉक्स है या थीस्ट है, दोनों है या दोनों नहीं है। क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? 2 मार्कर आपके लिए। यदि अच्छा पेपर बनने वाला होगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड भी है, ऑर्थोडॉक्स उसको कहते हैं जो अदर वर्ल्ड में विश्वास करता है, स्वर्ग, नरक। और हेटेरोडॉक्स वो है वो डज नॉट बिलीव स्वर्ग, नरक, मानता ही नहीं वो उसको, नो हेवंस, नो हिल्स। तो यदि ऐसे देखें तो जैन और बौद्ध आस्तिक दर्शनों में होता है क्योंकि वो ऊपर की सत्ता में विश्वास करते हैं।
अब देखो कितने बारीक बारीक चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीजों पे बात होती है, क्योंकि अंग्रेजी में तो थीस्ट अथीस्ट शब्द आ जाता है, ऑर्थोडॉक्स हेटेरोडॉक्स आ जाता है, लेकिन जब हम संस्कृत में जाते हैं तो बहुत माइक्रोस्कोपिक चले जाते हैं। ठीक है, चारवाक जैन बुद्ध इसलिए नहीं माने जाते हैं आस्तिक, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। सिर्फ चारवाक ही ऐसा है जो तीनों अर्थों में नास्तिक है, ऑल द थ्री। वो हेटेरोडॉक्स है, वो वेद नहीं मानता है, वो स्वर्ग नरक नहीं मानता है, वो ईश्वर नहीं मानता है, वो तीनों नहीं मानता है, इसलिए वो पूर्ण नास्तिक है। आप समझ गए? यदि चारवाक पूछ दिया तब क्या करेंगे हम? एक तीनों पॉइंट्स बना करके अलग अलग लिख देंगे। लिख देंगे नहीं लिख देंगे? ठीक है, देखो एक ऐसे सोचो, वेद एक्सेप्ट अनएक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस, ये पहला व्यू है। दूसरा, जब हम बात करते हैं गॉड पे बिलीफ डिसबिलीफ, दूसरा अर्थ। तीसरा, दिस वर्ल्ड अदर वर्ल्ड। तो ये तीन व्यूज हैं हमारे पास, और चारवाक तीनों में विश्वास नहीं करता है। बोले भाई, यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः, यही कह देता है ना वो। तो अब आप सोचो कि हमारे पास इन दर्शनों के अलावा एक चारवाक भी है जो हमको पढ़ना है सिलेबस में हमारे, जो तीनों तरह से वो हेटेरोडॉक्स भी है, वो अथीस्ट भी है, और डज नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड, ये भी है। ठीक है, क्लियर? तो ये दो तीन चीजें तो हो गई हमारे पास, कि नहीं हुआ? अब एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। सबसे पहले न्याय दर्शन को ही ले लेते हैं हम लोग षड दर्शनों में से। और पहली बात, प्रोपाउंडर पता है आपको, गौतम। ठीक है, इनको एक नाम और दिया गया है, अक्षपाद। अक्षपाद, ठीक है, इसीलिए इसको अक्षपाद फिलॉसफी भी कहते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर हम बता दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको कुछ और नॉलेज के नाम से जानते हैं, जैसे तर्कशास्त्र, लॉजिक्स। ठीक है, नंबर 2, इसको हम प्रमाण शास्त्र, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, और इसका जो बेसिस है वो है न्याय सूत्र, गौतम मुनि ने लिखा था। इट हैज 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, और इस पर बहुत सारी कमेंट्रीज भी लिखी गई हैं, जैसे वात्स्यायन, वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य। ठीक है, और इस लिटरेचर को 2 पार्ट्स में हम बांटते हैं, एक को हम बोलते हैं ओल्ड न्याय और दूसरे को बोलते हैं न्यू न्याय, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। तो न्याय सूत्र क्या है गौतम का? वो प्राचीन न्याय है, और गंगेश उपाध्याय की तत्व चिंतामणि, इससे नव्य न्याय की प्रारंभ होता है। नव्य न्याय में लॉजिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तर्कशास्त्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट्स लिखते चलना, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन मोक्ष, इसका अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना है। इसका कहना है कि मोक्ष कैन बी रियलाइज्ड थ्रू मेटाफिजिक्स, मीन्स बाय अंडरस्टैंडिंग द रियल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। जब हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है, इसीलिए इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। और जो 16 पदार्थ हैं वो आप लोग लिख लें, तो न्याय दर्शन में 16 पदार्थ बताए गए हैं। पहला है प्रमाण, दिस इज मीन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसको हम एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना, और ये 4 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, that is direct sensory experience. Anuman means inference, logical deduction based on observed premises. Shabd means verbal testimony. This is knowledge from reliable scriptures or experts. वो एक्सपर्ट कुछ कहते हैं उसको मान लेते हैं,
यही है ना शब्द। और उपमान मीन्स कंपैरिजन। सो दिस इज एपिस्टेमोलॉजी और थियरी ऑफ नॉलेज। तो वैलिड नॉलेज के ये 4 प्रमाण हैं हमारे पास, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रमेय। सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज प्रमेय, दैट इज थ्योरम, थियरी। देन संशय, एप्रिहेंशन, when there are 2 or more than 2 options available, जब 2 या 2 से अधिक विकल्प हों तो संशय होता है हमारे सामने। थर्ड, प्रयोजन, ऑब्जेक्टिव। फोर्थ, दृष्टांत, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो उदाहरण दे करके हम बताते ना, ऐसा देखो ऐसा है, ठीक है, वहां पर आग लगी है, कैसे कह सकते हो? धुआं दिख रहा है, ठीक है, तो जहां आग लगती है वहां धुआं होता है क्या? बोले हाँ, किचन में हमने देखा है, इसलिए वहां पर आग है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये दृष्टांत हो गया। देन सिद्धांत, प्रूवन नॉलेज इज सिद्धांत, प्रूवन नॉलेज इज सिद्धांत, ठीक है। देन अवयव, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ गेस वर्क, अनुमान के अवयव हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये अवयव हैं, ठीक है। इसके 5 अवयव होते हैं, उससे बात छोड़ दीजिए। देन तर्क, लॉजिक। देन निर्णय, ठीक है, डेफिनेट नॉलेज इज निर्णय, पक्का ये हो गया, यही निर्णय है। इसने अपराध किया है, हाँ किया है, ये निर्णय दे दिया डेफिनेट नॉलेज से। देन वाद, दीज आर थीसिस, विपक्षी की बातों को जब हम काटते हैं तो हम अपने वाद देते हैं, देते ही नहीं देते हैं। देन जल्प, जल्प किसको कहते हैं? ऐसे समझो, जब हम कुछ जीतने की इच्छा से तर्क देते हैं उसको हम जल्प कहते हैं। लॉजिक्स टू कॉन्कर द अपोनेंट्स, जीतने की अभिलाषा से तर्क देना जल्प कहते हैं। तो इसमें सिर्फ जीतना उद्देश्य है, लॉजिक कैसा है इसकी गारंटी नहीं है। देन वितंडा, इसमें प्रतिवादी के विचारों को काटने के लिए जो किया जाता है वो वितंडा है, ठीक है। शब्दों को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं अंग्रेजी में भी, क्योंकि हिंदी में तो तुम लिख लोगे प्रतिवादी के विचारों को काटने के लिए तर्क वितंडा है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखोगे? इंग्लिश में एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। तो जो डिफेंडेंट है उसको हम बोलते हैं प्रतिवादी, ठीक है। सो द लॉजिक्स गिवन अगेंस्ट द आर्गुमेंट्स ऑफ डिफेंडेंट इज वितंड। फिर हेत्वाभास, हेत्वाभास फॉल्टी लॉजिक, हेत्वाभास है। जब लॉजिक में त्रुटि हो तो उसको हेत्वाभास कहते हैं। देन छल, डिसीविंग, ठीक है। अब ये जो छल है ये डिसेप्शन है। जैसे कोई ये कहे कि ही हैज, हिंदी में उसके पास 9 वस्त्र हैं, ठीक है। अब वो गलत ढंग से कह रहा है, समझने वाला समझ जाएगा कि उसके पास 9 है, 9, जब वो क्या कह रहा है? 9 न्यू। तो न्यू और 9 का डिफरेंशिएट नहीं कर रहा वो क्लियर कि किसको हम कह रहे हैं। तो ये क्या है? ये छल है, ठीक है। तो ये बोलने में भी हो सकता है, सामान्य रूप से हो सकता है, तो ये सब चीजें हैं। देन जाति, जाति बहुत पुरानी कहानी रही है इसमें। When the faults are shown on the basis of similarity and dissimilarity, जब समानता और असमानता के आधार पर दोष दिखाया जाता है उसे हम जाति बोलते हैं। ये खराब है, दिस इज एविलिश, दुष्ट है ये, ठीक है। बोले वो झूठ बोलता है, बोले जाति ऐसी है, गलत, ये लोग ही ऐसे हैं, गलत। सबके बारे में थोड़ी बोल सकते हैं एक साथ हम। देन निग्रह, स्थान, ठीक है। इसका मतलब हो गया द पोजीशन ऑफ डिफीट,
जहां पर अब हार मान लेते हैं वाद विवाद करते हुए। तो द पोजीशन ऑफ डिफीट इज निग्रह स्थान, और इसके पीछे दो कारण है, रॉन्ग नॉलेज और नो नॉलेज, गलत ज्ञान और अज्ञान। ये हो गए 16, हो गए ना 16 अपने पूरे। देखो इसको ऐसे मत याद रखना कि ये तुमसे सब पूछे जा सकते हैं। आप ये समझना कि न्याय इसीलिए है कि न्याय दिया जा सके। इट इज द बेसिस ऑफ इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ये हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है या आधार है, और इतना डिटेल्ड है। तो जितने जजेस हैं वो इसी को तो इस्तेमाल करेंगे। वे पता करो, आओ डिस्कस करें, इसने खराब तर्क दिया, इसने गलत तर्क दिया, इसने झूठ बोला, यही सब तो चीजें होती हैं। तो इसीलिए दिस इज बेसिस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस टुडे इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, देन एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय, वो आपको बताया है मैंने कि 4 ही साधन है, वो आप लिख लेंगे। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय जो हमने बताया था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, हमने पहले ही बता दिया था। तो कभी आपको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय पूछा जाए तो यही चारों पॉइंट आपको दे देने हैं। दे दिया था मैंने, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी एंड कंपैरिजन। कभी भी क्वेश्चन पूछा सकता है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ न्याय या न्याय का प्रमाण शास्त्र, तो यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। अगला, नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्वरूप। तो ज्ञान क्या है? कॉग्निशन एंड एप्रिहेंशन, बुद्धि और उपलब्धि, इन दोनों को मिलाकर के ज्ञान मिलता है। ठीक है, यथार्थ और अयथार्थ। ठीक है, जैसे एक रस्सी देख करके एक ने समझा रस्सी अंधेरा, एक ने समझा सांप। ज्ञान तो दोनों को हुआ, लेकिन एक को रियल हुआ, एक को अनरियल हुआ। तो यही ज्ञान का आधार है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्याय दर्शन में ज्ञान का मतलब होता है वॉट एवर वी कैन सी प्रॉपरली अंडर लाइट, जो हमको प्रकाश में दिखे वही ज्ञान है।